फ्यूचर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण वैकेंसी जो कि अनकमिंग है, जस्ट ही आने वाली है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम होता है ALP। इसका नाम होता है ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट। ये जो आपकी वैकेंसी आती है, इसके लिए आज हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या जरूरी होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये वैकेंसी के लिए क्या सिलेबस होता है, इसके कितने एग्जाम होते हैं, ये सब बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा पॉइंट होगा, पहला पॉइंट कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। दूसरा, क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है। तीसरा बात जो होता है, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। चौथा बात जो है, एग्जाम कितने स्टेज में होता है। और जो पांचवा बात है, ये हमारा है कि सैलरी क्या होती है, सैलरी क्या होती है। इनके बारे में आज हम महत्वपूर्ण बात करेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट जब होगा तो ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब इसकी वैकेंसी आने वाली है, और दूसरा बात इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा बात जो है, इसमें सिलेबस क्या होता है, और चौथा बात है कि एग्जाम कितने स्टेज में होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और इसमें सेलेक्ट होने के बाद से सैलरी क्या होती है, इसकी हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए आज पहला पॉइंट देखेंगे कि इसके फॉर्म आने के कब चांस हैं। पहला बात जो है, हमारा पहला पॉइंट है कि इसके फॉर्म आने के कब तक चांस हैं। तो जो पहला हमारा पॉइंट है कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे या फॉर्म कब तक आने की संभावना है। अगर हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट की, कि जो पहली वैकेंसी थी, इससे पहले जो वैकेंसी थी वो 2018 फरवरी महीने में आई थी। अगर देखें जो पुरानी वैकेंसी थी 2018 में, जो कि 2019 में चुनाव था, 2019 में PM का चुनाव था, तो उसके लिए उससे पहले 1 साल पहले वैकेंसी आई थी 2018 में। अगर हम देखें तो 2024 में हमारा चुनाव होने वाला है PM का, इसलिए 2022 में 2023 में वैकेंसी के आने की पूर्ण संभावना है। कोई भी अगर असिस्टेंट लोको पायलट का सपना अपने मन में रखा है कि हमको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, तो उसके लिए कम से कम तैयारी के लिए साल भर की ज़रूरत होती है। एक साल तैयारी करना पड़ेगा आपको ALP बनने के लिए। जो लोग असिस्टेंट लोको पायलट की सपना देख रहे हैं, उनको ALP बनने के लिए कम से कम 1 साल का तैयारी करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि इसका फॉर्म जो है बाबू कम से कम 2023 में
एकदम 100% श्योर रहिए कि इसका 2023 में फॉर्म आएगा। और फॉर्म के जस्ट 2 या 3 महीने बाद इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है, इसलिए आपका 2 या 3 महीने में इसका जो होगा परीक्षा शुरू हो जाएगा। परीक्षा जो होता है उसके 3 स्टेज होते हैं। चलिए तो परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। पहला क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा बात जो है क्वालिफिकेशन का, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो याद रखेंगे एएलपी बनने के लिए हमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमारा पहला होता है कि हमें 10 पास होना चाहिए। पहला बात हमें क्या होना चाहिए, हमें 10 पास होना चाहिए। दूसरा बात जो होता है हमें एक टेक्निकल डिग्री चाहिए होती है कि हमें या तो आईटीआई होना चाहिए, किसी भी ट्रेड में आपको आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई, या आपको डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा। और तीसरा बात जो है कि हमें बीटेक भी अलाउ होता है। क्या होता है, बीटेक। लेकिन याद रखेंगे डिप्लोमा में सभी ट्रेड को अलाउ नहीं किया जाता है। आईटीआई में जो आईटीआई होना चाहिए वो 2 इयर्स वाला होना चाहिए, 2 इयर्स का आईटीआई होना चाहिए। जो बच्चे 2 साल का आईटीआई करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जो बच्चे डिप्लोमा किए होते हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो बच्चे डिप्लोमा किए रहते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जो बच्चे सिविल से डिप्लोमा करते हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं होती है, जो बच्चे सिविल से डिप्लोमा करते हैं। लेकिन आईटीआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रेड होता है वो हमारा 2 ट्रेड होता है। एक हमारा इलेक्ट्रीशियन होता है, पहला इलेक्ट्रीशियन, और दूसरा हमारा फिटर होता है। और 1 साल का भी कोर्स कुछ में अलाउ है, जैसे डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, ये हमारे एलिजिबल होते हैं। तो याद रखेंगे जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं, या जो बच्चे आईटीआई किए हैं, या जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं, जो ट्रेड डिप्लोमा के लिए रखा जाता है वही ट्रेड हमारा बीटेक के लिए भी होता है। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे 10 पास होना कंपलसरी होता है, या 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या 4 साल का हमारा बीटेक होना चाहिए। यहाँ पर देखे हमने कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरा बात जो है ये हमारा है एग्जाम पैटर्न का। चलिए तो बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न का बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रखा जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जाम होगा वो हमारा सीबीटी होगा। क्या होगा, सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब जो एग्जाम होगा उसको कंप्यूटर पे देना होगा। और ये जो एग्जाम होगा इसके लिए हमें कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे कंप्यूटर पे नॉलेज नहीं होता है वो इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं। तो याद रखेंगे जो एग्जाम होगा ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये जो एग्जाम होगा वो 3 स्टेज में होगा। जो पहला स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट, जिसको हम लोग कहेंगे क्वालिफाइंग नेचर। ये जो एग्जाम होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा। क्वालिफाई नेचर का मतलब इस एग्जाम में मात्र हमें छटनी करना होता है। जितने बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं, अगर लड़का ओबीसी का है, अगर लड़का जनरल का है तो उसको परसेंटेज लाना पड़ेगा 40, और जो लड़का ओबीसी का होगा उसको परसेंटेज लाना होगा 35, और जो लड़का हमारा एससी या एसटी में होगा उसको लाना पड़ेगा 30। तो याद रखेंगे ये क्वालिफाई नेचर का होता है।
इतना परसेंटेज मिनिमम रखा जाता है कि जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी के लिए 30%। लेकिन किसी भी परीक्षा पैटर्न को पास करने के लिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें एग्जाम पैटर्न की जानकारी जरूर होनी चाहिए और सिलेबस हमें गहनता से अध्ययन होना चाहिए। अगर सिलेबस की हमें पूर्ण जानकारी नहीं है तो किसी भी परीक्षा को पास करना बहुत ही कठिन होता है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमने आपको बताया कि पहला जो स्टेप होगा इसमें वो क्वालिफाई नेचर का होगा। ये हमारा इस पे कोई मेरिट नहीं बनती है, इस परीक्षा को मात्र हमें छटनी के लिए रखा जाता है और इसमें जनरल के लिए 40% मिनिमम, ओबीसी के लिए 35% और एससी एसटी के लिए हमारा 30% होगा। और परीक्षा जो होगा वो सीबीटी मोड का होगा, एएलपी सीबीटी मोड का होता है। देखेंगे कि पहला परीक्षा में हमारा जो सब्जेक्ट होगा, कितने कितने सब्जेक्ट से कौन कौन सा कितना मतलब क्वेश्चन आएगा। तो याद रखेंगे कि जो फर्स्ट वाला परीक्षा होगा वो हमारा होगा 60 मिनट का। फर्स्ट एग्जाम हमारा कितने मिनट का होगा? जो फर्स्ट एग्जाम में हमें टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का मिलेगा। और जो क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन जो होगा वो हमारा होगा 75। याद रखेंगे टोटल क्वेश्चन जो आएगा वो 75 क्वेश्चन आएगा और कितने मिनट का होगा? 1 घंटे का होगा। याद रखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या होगा, यहीं पर हम सिलेबस का भी बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो याद रखेंगे इसमें हमें 4 सब्जेक्ट को शामिल करता है। कितना सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो कि हमारा एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है। पहला जो है ये हमारा है मैथमेटिक्स। पहला जो है हमारा वो क्या है? तो वो हमारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स, इससे जो क्वेश्चन बन रहा होता है क्वेश्चन नंबर ऑफ 20 होता है। कितना होता है? इससे 20 क्वेश्चन बन रहा होता है। और जो दूसरा होता है वो हमारा रीजनिंग होता है। क्या होता है? जनरल रीजनिंग होता है। इससे जो क्वेश्चन आता है वो टोटल क्वेश्चन आता है 25 नंबर का। कितने नंबर का आता है? तो 25 नंबर का। और जो दूसरा है वो है हमारा जनरल साइंस का। किसका है? तो जनरल साइंस का। इससे भी जो क्वेश्चन आता है वो 20 नंबर का पूछ रहा होता है। और जो अगला स्टेप होता है वो हमारा होता है चौथे नंबर पे जो सिलेबस रखा गया है वो रखा गया है करंट अफेयर या स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का हमारा सिलेबस है जिसमें से हमसे 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। अगर देखें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा होता है। कितना क्वेश्चन पूछ रहा होता है? टोटल 75 क्वेश्चन पूछ रहा होता है पार्ट 1 में। और ये जो होता है ये क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें मिनिमम मार्क जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और एससी एसटी के लिए 30% रखा जाता है। आगे देखेंगे जो अगला स्टेप है जिसको हम लोग जो मेरिट बनाता है वो हमारा है दूसरा स्टेप। जो बच्चे फर्स्ट स्टेप में पास करते हैं वो सेकेंड स्टेज में जाते हैं और सेकेंड स्टेज में लड़कों की जो संख्या होती है वो कम से कम 15 गुनी बुलाई जाती है। जो दूसरा स्टेप है वो है हमारा दूसरा स्टेप। स्टेप नंबर 2 जो है इसमें हमें ये भी सीबीटी एग्जाम होता है। ये भी जो होगा हमारा ये भी हमारा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, टोटल नंबर क्वेश्चन जो होगा ये होगा हमारा 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन होगा? याद रखेंगे ये 100 क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसी से मेरिट बनती है। और इसमें जो टाइम रखा जाता है, इसमें जो टाइम रखा जाता है वो रखा जाता है हमारा 2.5 घंटे का। कितने का? तो 2.5 घंटे का। याद रखेंगे जो सीबीटी 2 का परीक्षा होगा इसमें 2 पार्ट में परीक्षा होती है। एक में रखा जाता है पार्ट ए जिससे मेरिट बनती है, दूसरा रखा जाता है पार्ट बी और इससे हमारा ये हमारा टेक्निकल पूछ रहा होता है। टेक्निकल जो भी सब्जेक्ट हम जिससे आईटीआई कर रहे होते हैं या जिससे हम पॉलिटेक्निक कर रहे होते हैं, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया,
या डीजल मैकेनिक हो गया, या हमारा हो गया आपका बीटेक के लिए अगर देखें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब सभी सब्जेक्टों से हमारा टेक्निकल का क्वेश्चन पूछ रहा होता है। जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें हमें चुनना पड़ता है कि आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं। याद रखेंगे पार्ट बी जो होता है इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है, क्वालिफाई इसमें जरूरी है। अगर जो लोग पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं करते हैं उनको मतलब उनको फेल माना जाता है। याद रखेंगे जो क्वेश्चन पूछेगा सेकंड में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और जो टाइम रखा जाएगा वो 2.5 घंटे का रखा जाएगा, 2.5 घंटे का। इसमें भी टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन की सब्जेक्ट से कितना कितना रखा जाता है। याद रखेंगे इसमें भी मैथ होता है, मैथ से टोटल क्वेश्चन जो रखाता है वो 30 क्वेश्चन रख रहा होता है। कितना क्वेश्चन? तो 30 क्वेश्चन रखता है। दूसरा मैथ से हमारा 25 क्वेश्चन रख रहा होता है। दूसरा जो सिलेबस दिया है वो हमारा है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग का सिलेबस से हमें 35 क्वेश्चन रख रहा होता है। कितना क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन रख रहा होता है। आगे चलेंगे तो जनरल साइंस है। क्या है? यहाँ पर हमसे बेसिक साइंस पूछ रहा होता है। क्या पूछ रहा होता है? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसका नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इससे जो टोटल क्वेश्चन आता है तो देखेंगे इससे जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है 30 नंबर का। कितने नंबर का? तो 30 नंबर का। आगे चलेंगे जो चौथा पार्ट है वो हमारा स्टैटिक जीके का। किसका है? स्टैटिक जीके का। इससे जो क्वेश्चन आता है और करंट अफेयर, इसमें से करंट अफेयर भी आता है। इससे टोटल 10 क्वेश्चन आ रहा होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो 5 5 10, 3 3 6 2 8 1 9 9 1 कितना हो गया? 10। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 3 गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा। 1 नंबर माइनस मार्किंग होता है, मतलब 1/3 का क्या है? नेगेटिव मार्किंग हो रहा होता है। तो याद रखेंगे इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको जितना क्वेश्चन आता है उतना ही क्वेश्चन करना चाहिए। याद रखेंगे सिलेबस 4 है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है। इसमें एएलपी, अगर जिस भी बच्चे को एएलपी बनना है उसको मैथ, रीजनिंग और साइंस का बहुत ही डीपली से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है पार्ट बी में। आगे चलेंगे जो बच्चे इसको पास कर रहे होते हैं वो अगले स्टेज में प्रवेश करते हैं, जिसको हम लोग स्टेज 3 में रखा जाता है। याद रखेंगे इसके बाद हमारा जो स्टेज होता है वो स्टेज 3 होता है। क्या होता है? स्टेज 3 में हम प्रवेश कर रहे होते हैं और स्टेज 3 जो होता है जो हमारा होता है सीबीटी एग्जाम होता है। क्या होता है? 3 वाला भी हमारा सीबीटी एग्जाम होता है और इस एग्जाम में जो होता है इसको हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? तो ये हमारा 5 पार्ट में टेस्ट होता है और ये जो 5 पार्ट होता है इसमें हर बच्चे को आपको 42% लाना होता है। हर बच्चे को हर पार्ट में 42% लाना होता है। 3rd स्टेज जो होता है इसका नाम होता है साइको टेस्ट। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है साइको टेस्ट। अगर एएलपी बनना है इस टेस्ट को पास करना, हर बैटरी टेस्ट 5 बैटरी टेस्ट रखा जाता है। 5 बैटरी टेस्ट में हमको पास करना होता है। जो पहला बैटरी टेस्ट होता है जिसका नाम होता है मेमोरी टेस्ट। क्या नाम होता है? मेमोरी टेस्ट होता है। पहला बैटरी टेस्ट जो है वो मेमोरी टेस्ट का होता है। जो पिछले पास सिलेबस आया था पिछले साल का, उसमें हमसे आपका ट्रैक मेमोरी पूछ रहा था। क्या पूछा था? ट्रैक मेमोरी। हम देख लेंगे इसका सिलेबस जो होता है कई प्रकार का मेमोरी टेस्ट इसमें पूछ रहा होता है। तो पहला हमारा मेमोरी टेस्ट है। दूसरा हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो हमारा ब्रिक टेस्ट है। क्या है? ब्रिक्स टेस्ट है। और जो तीसरा है वो हमारा है क्लॉक। क्या है? क्लॉक है। और जो चौथा पार्ट है इसमें हमसे फाइंड 6 या फाइंड 9 ज्ञात करने को कहता है। क्या कहता है? फाइंड 6 या फाइंड 9। और अगला जो टॉपिक है याद रखेंगे, अगले टॉपिक से हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो होता है हमारा कि खटभुज ज्ञात करने के लिए। खटभुज
ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप के होते हैं और इसमें हमें बस ये देखना होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होता है 22 क्वेश्चन होता है, इसमें जो होता है 50 क्वेश्चन होता है और टाइम का भी इसमें बांड रखा जाता है। और ये साइको टेस्ट जो होता है ये कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला होता है और इसमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन कम से कम गलती हो। इसमें जो हमारा 20 क्वेश्चन रहता है, इसमें हमारा जो आपका 60 क्वेश्चन रहता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 96 क्वेश्चन होते हैं। सबके लिए जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। इसके लिए हमें 6 मिनट मिलता है, इसके लिए हमें 5 मिनट मिल रहा होता है, इसके लिए हमें 6 मिनट, इसके लिए हमें 5 मिनट और इसके लिए हमें 10 मिनट मिल रहा होता है और इसके लिए हमें आपका जो टाइम मिलता है वो 6 मिनट और इसके लिए भी हमें कितना मिनट मिलता है, 6 मिनट मिलता है। तो याद रखेंगे, इससे हमें 5 बैटरी टेस्ट में हमें 42% पाना होता है। आगे हम इसी तरीके से अच्छा जो एक बात और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे ITI किए हैं, चलिए इसका भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ALP के भर्ती के साथ साथ हमें टेक्नीशियन की भी भर्ती देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा टेक्नीशियन की भी बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन ALP एंड टेक्नीशियन का भर्ती आता है। किसका भर्ती आता है? ALP के साथ साथ टेक्नीशियन की भी भर्ती आती है। तो जो बच्चे मात्र टेक्नीशियन में वही बच्चे जाते हैं। टेक्नीशियन के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है, टेक्नीशियन के लिए याद रखेंगे, टेक्नीशियन के लिए हमें ITI होना जरूरी होता है। जो बच्चे ITI किए हैं, ITI पास जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जिनके पास डिप्लोमा है या जिनके पास बीटेक है वो बच्चे टेक्नीशियन में नहीं जाते हैं। टेक्नीशियन की भर्ती मात्र आपके ITI वालों के लिए ज़रूरी होती है। कुछ वैकेंसी होती है जो इंटर के लिए रखी जाती है, वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। लेकिन जो ITI वाले बच्चे होते हैं इनके लिए जैसे पिछले साल जो वैकेंसी आई थी वो लगभग में 26,000 वैकेंसी थी मात्र ITI के लिए। तो याद रखेंगे ITI जो है वो टेक्निकल के लिए बहुत ही, टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मात्र टेक्नीशियन के लिए ITI वाले ही एलिजिबल होते हैं। और याद रखना है कि जो बच्चे साइको में फेल हो जाते हैं, साइको में जो फेल हो जाते हैं उन्हें टेक्नीशियन बना दिया जाता है। उन्हें क्या बना दिया जाता है? टेक्नीशियन बना दिया जाता है। तो याद रखेंगे, जो बच्चे ITI किए हैं वो हमारे ALP, जो बच्चे ITI किए हैं वो ALP और टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं वो मात्र ALP बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? ALP बनने के लिए बीटेक और डिप्लोमा। लेकिन याद रखेंगे कि जो बच्चे ITI किए हैं उनके लिए दोहरा फायदा मिलता है। अगर वो ALP नहीं बनते हैं तो उन्हें टेक्नीशियन बना दिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टेक्निकल पूछ रहा होता है, क्या पूछ रहा होता है? जैसे टेक्निकल दूसरा पार्ट हम बताए थे, पार्ट B जो था हमारा टेक्नीशियन का था। टेक्निकल में हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है। कितने घंटे का? 60 मिनट में हमें 75 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? तो हमें 75 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से हमने आपको बताया था कि इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है। देख लेंगे, पार्ट B का चर्चा छूट गया था। पार्ट B जो था वो हमारा था टेक्नीशियन। क्या था हमारा? टेक्नीशियन मतलब क्वेश्चन यहाँ से टेक्निकल से पूछ रहा होता है। जो सब्जेक्ट आप लेते हैं वहाँ से आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो टेक्निकल में आपको समय जो मिलता है 1 घंटे का, और जो हमारा क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन होता है ये होता है कितना? 75। और इसमें जो परसेंटेज पाना होता है क्वालिफाई करने के लिए, जो बच्चे 35% पाते हैं वो क्वालिफाई माने जाते हैं। 35% जितने बच्चे पा रहे होते हैं वो क्वालिफाई माने जाते हैं। किसके लिए? पार्ट B के लिए। जो बच्चा पार्ट B में फेल होता है वो ALP के जो बच्चा पार्ट B में फेल होगा वो ALP के लिए फेल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है
उसको अगले स्टेज में नहीं लिया जाएगा, वो यहीं से बाहर हो जाएगा। जो बच्चे पार्ट बी में फेल हो जाएंगे, भले पार्ट ए में उनका नंबर ज़्यादा बन रहा है, इससे मतलब नहीं होता है। पार्ट बी में पास होना, चाहे वो ITI हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो इंटर का लड़का हो, सबके लिए पास होना ज़रूरी होता है। पार्ट बी क्योंकि क्वालिफाइड नेचर का होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं और वो यहाँ पे फेल कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है वो ITI के बच्चों को मिलता है। और ITI के बच्चे अगर अभी से जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, याद रखेंगे कि इसमें जो बच्चे पास आउट हैं ये फॉर्म वही भर सकते हैं, जो बच्चे अपेयरिंग में होते हैं वो बच्चे इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो याद रखेंगे जो बच्चे पास कर गए हैं वो अपने ALP की तैयारी में लग जाए। जो बच्चे पास कर गए हैं वो ALP अगर बनने का सपना है तो वो अभी से लग जाएं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत डीपली है और इस सिलेबस को हमें कम से कम 1 साल तैयारी में लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 1 साल कम से कम पूरी तरह से आप तैयार हो जाएंगे ALP बनने के लिए। चलिए, तो आज हमने समझा इसका फॉर्म का है, क्या होता है, कब आएगा और इसका सिलेबस क्या होता है, इसके एग्ज़ाम कितने पार्ट में होते हैं, ये सारा बार जानकारी हमने देखा। चलिए, तो आगे की वीडियो की चर्चा हम अपने अगले भाग में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।